मैं डॉक्टर स्वप्ना जैन। पेपर सेकंड, भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में वित्त यानी धन एक ईंधन की भूमिका निर्वाह करता है। लॉर्ड जॉर्ज ने कहा है, जिसे शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त ही है। देश की प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि, कार्यक्रम, योजना और किसी भी प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसका अत्यधिक महत्व भी है। वर्तमान शासन व्यवस्थाओं के समक्ष वित्तीय संसाधनों का प्रबंध और उसका सफल क्रियान्वयन ही सबसे जटिल और कठिन कार्य है, क्योंकि वित्त स्रोत के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, जबकि वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि करना अत्यंत मुश्किल और एक दुष्कर कार्य है। करों के आरोपण से धन तो एकत्रित किया जा सकता है, किंतु करों में कुछ वृद्धि भी आम जनता में रोष व्याप्त कर देती है। यहाँ वित्तीय प्रशासन का आशय लोक प्रशासन की उन गतिविधियों और कार्यकलापों से है, संगठनात्मक प्रयासों और प्रक्रियाओं से है, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए धन के एकत्रण, बजट निर्माण, उसका निष्पादन और वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है। चूँकि ये व्यवस्था न्यून अधिक मात्रा में प्रत्येक संगठन में पाई जाती है, अतः वित्तीय प्रशासन का स्वरूप सभी संगठनों में दिखाई देता है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मितव्ययता, नियम के अनुसार व्यय, कार्यदक्षता, लेखा संधारण और वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं की अनुपालना करवाना है। हम वित्तीय प्रशासन को 6 भागों में बांट सकते हैं। बजट तैयार करना, जिसमें आय और व्यय का अनुमान हो। दूसरा, आय और व्यय के इन अनुमानों को विधानमंडल से स्वीकृत कराना। तीसरा, स्वीकृति के अनुसार कर एकत्रित करना और उनका व्यय करना। राजकोषीय व्यवस्था को बनाए रखते हुए धन की सुरक्षा करना और धन निकालने की कार्यवाही करना। नियम के अनुसार लेखों का निर्धारण और संधारण करना और लेखा परीक्षण कराना। मितव्ययता, कार्यकुशलता तथा वित्तीय प्रबंध के क्रम में नए नए कार्यक्रमों का संचालन करना। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्त प्रशासन विद्यमान है, जो संचालित हो रहे प्रशासनिक तंत्र के में अंतर्निहित है। केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि बजट का निर्माण और नियंत्रण का कार्य केंद्र स्तर पर वित्त मंत्रालय तथा राज्यों में राज्य वित्त विभाग करते हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संवैधानिक स्तर प्राप्त है, जो प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होने वाला वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में हर साल 5 वर्ष पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और वित्तीय प्रशासन में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। इसी प्रकार योजनाओं के वित्तीय व्यवस्था संचालन में नीति आयोग की भी अहम भूमिका है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय वित्तीय कार्यक्रमों, कानूनों तथा नीतियों के निरूपण में निर्णायक सिद्ध होते हैं। वित्त प्रशासन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी अग्रणी है, क्योंकि वित्तीय लेन देन, ऋण, ब्याज, साख, प्रतिभूति इत्यादि के क्रम में रिजर्व बैंक की नीतियां अधिक प्रभावी रहती हैं। भारत में वित्तीय प्रशासन से संबंधित अंग निम्न है। पहला, राष्ट्रपति, जो कि सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत करने का दायित्व होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद।
जो बजट के अंतिम प्रारूप को तैयार कर संसद में प्रस्तुत करते हैं, उसे स्वीकृत कराते हैं और नीति निर्माण में वो शीर्षस्थ होते हैं। व्यवस्थापिका सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट को बहस के पश्चात स्वीकृत करते हैं। वित्त मंत्रालय समस्त विभागों से प्राप्त बजट के अनुमानों को अंतिम रूप देता है और स्वीकृति के पश्चात क्रियान्वयन और नियंत्रण करता है और आय के साधन भी जुटाता है। वित्त आयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो वित्तीय लेन देन की नीति और दिशा निर्देश देता है। वित्त आयोग जो केंद्र तथा राज्यों को अनुदान, ऋण, कर के बंटवारे की अनुशंसा करता है। नीति आयोग योजनाओं के संसाधनों का अनुमान और उनका बंटवारा करता है। वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक समूह जो वित्तीय, औद्योगिक, व्यापार इत्यादि की नीति बनाते समय सरकार को परामर्श देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो संवैधानिक निकाय सरकारी व्यय पर आकेंक्षण के माध्यम से नियंत्रण रखता है। संसदीय समितियां जिनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विषय समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति इत्यादि समय समय पर सरकार को परामर्श देती हैं। राज्य प्रशासन जो वित्त विभाग केंद्र के में समन्वय करते हैं आदि। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होता है। वित्त मंत्रालय उन वित्तीय मामलों पर नियंत्रण और नियमन करता है जो देश की समूची आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। केंद्र और राज्यों के राजस्व जुटाने के साधन मोटे तौर पर पृथक पृथक हैं। बहुत कम करों और शुल्कों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा होता है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या वसूल नहीं किया जा सकता। सरकारी निधि से व्यय केवल संविधान में उल्लेखित विधियों से ही किया जा सकता है। केंद्र के संबंध में संसद द्वारा, राज्यों के संबंध में राज्य विधानमंडलों और व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्धारित पद्धति से ही कार्यकारी अधिकारी सरकारी धन व्यय कर सकते हैं। संघ सरकार की सभी प्राप्तियों को और व्ययों को 2 पृथक पृथक शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि जिसमें केंद्र सरकार का समस्त राजस्व, लिए गए ऋण और ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि सम्मिलित है। दूसरा, भारत का सार्वजनिक लेखा में जमा राशि, सेवा निधि, प्रेषित राशि इत्यादि सार्वजनिक लेखों के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनुसार भारत की आकस्मिक निधि भी होती है जिसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के राजस्व स्रोतों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आयकर मुख्य है, जबकि गैर कर राजस्व में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश और अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। आधुनिक सरकारों का राजस्व मुख्यतः करों पर ही निर्भर करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि दुनिया में मृत्यु और टैक्स को छोड़कर किसी भी चीज को निश्चित नहीं कहा जा सकता। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय कर और शुल्कों से हिस्सा देती है, जबकि अतिरिक्त विकास तथा गैर विकास कार्यों के लिए ऋण भी दिया जाता है।